सुबह लगभग 9:30 पर राधिका ऑफिस पहुंची। उसने अपना हैंडबैग टेबल पर रखा ही था कि मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। चपरासी ने राधिका को आकर संदेश दिया। ठीक है, तुम जाओ, कहकर राधिका कंपनी के मैनेजर अजय शर्मा के केबिन की ओर बढ़ी। क्या बात है, आज तो नीली ड्रेस में गजब ढा रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो, अजय ने शरारत भरे अंदाज में कहा। कुछ काम था सर, आपने बुलाया था, राधिका ने संयत स्वर में कहा। लो, ये कुछ पत्र हैं, इनका जवाब आज ही भेजना है, बहुत अर्जेंट है, अजय ने पत्रों को राधिका की ओर सरकाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन सर, मुझे आज घर कुछ जल्दी जाना है, बहुत जरूरी काम है, राधिका ने पत्रों को उठाकर झिझकते हुए कहा। राधिका, तुम भी हद करती हो, मैंने तुम्हें आज तक कभी रोका है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस, जाने से पहले बाकी का काम प्रिया मैडम को हैंड ओवर करके जाना, वह सब संभाल लेगी, अजय ने कहा। राधिका के प्रति अजय शर्मा का व्यवहार जरूरत से ज्यादा उदार रहता था। वह ना सिर्फ राधिका की हर बात मान लेता था, अपितु उसकी तरफदारी भी करता था। ये बात बाकी महिला स्टाफ को बड़ी नागवार गुजरती थी। अजय उनके साथ काफी सख्ती से पेश आता था। अभी कुछ देर पहले अनिता ने सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी अपने 4 साल के बेटे को इंजेक्शन लगवाने ले जाने के लिए मांगी थी। अजय ने यह कहकर मना कर दिया कि घर के काम करने हैं तो अपनी छुट्टी लगवा और जाओ। अजय का राधिका के प्रति झुकाव बाकी स्टाफ को बहुत खटकता था। अजय के ऐसे व्यवहार के कारण राधिका स्वयं को दोषी महसूस करने लगी थी। राधिका सुंदर थी, समझदार थी और बहुत ही सौम्य और अंतर्मुखी लड़की थी। अजय शर्मा लगभग उसके पिता की उम्र का था। अपने प्रति उसके गलत व्यवहार का विरोध करने की हिम्मत वह कभी जुटा नहीं पाती थी। शाम के लगभग 4:30 बजे राधिका ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और प्रिया से कहा। प्रिया, यार मैं निकलती हूँ, अगर सर किसी काम से बुलाएं तो जरा संभाल लेना। प्रिया उसके साथ वाली टेबल पर ही बैठा करती थी। ओ मैडम जी, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जब आपकी बात सर नहीं टाल सकते तो हम किस खेत की मूली हैं? पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सर लंच के बाद से ही कहीं निकल गए हैं। आप तो केवल नाम की सेक्रेटरी हैं, असली ताजा खबरें तो हमसे पूछा करो, प्रिया ने मजाकिया अंदाज में खिलखिलाते हुए कहा। राधिका भी हंसते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकल गई। उस दिन राधिका ने अरुण और उसके घर वालों को शाम की चाय पर अपने घर बुलाया था। राधिका ने अपने और अरुण के बारे में अपनी मम्मी और भाई को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। राधिका और अरुण कॉलेज के जमाने से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। ऑफिस से निकलकर पूरे रास्ते उन दिनों की यादें एक फिल्म की रील की तरह उनकी आंखों से होकर गुजरने लगी थीं। 2022 में कॉलेज में उस दिन वार्षिक उत्सव का दिन था। पूरे कॉलेज में शादी जैसा माहौल था। चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक सभी व्यस्त नजर आ रहे थे। खेल के मैदान के बीचों बीच एक भव्य मंच बनवाया गया था। अंदर हॉल में लड़के लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल करते नजर आ रहे थे। राधिका भी उनके साथ एक नाटक पेश करने की तैयारी में जुटी थी। बीच बीच में सभी हंसी मजाक करते, गपशप मारते, कभी चाय की चुस्कियां भरते, माहौल को एक नई ऊर्जा से भर रहे थे। ठीक 12 बजे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय का आगमन हुआ। प्रवेश द्वार से मंच तक मंत्री जी का भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज के बैंड की धुन राधिका को हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। तभी मंच से एक सधा हुआ स्वर सुरीली लागी राधिका के कानों में पड़ा। गाने वाले के स्वर में ऐसी कशिश थी कि वह मंच की ओर बरबस दौड़ पड़ी। पंडाल में सभी मंत्रमुग्ध होकर गाना सुन रहे थे। जैसे ही गाना खत्म हुआ, तालियों की ध्वनि मानो आसमान छूने लगी। उस दिन राधिका ने पहली बार अरुण को मंच पर देखा था। अगले दिन राधिका ने अरुण को कैंटीन में देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाई और उसके पास चली गई। हेलो, मैं राधिका हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, राधिका ने अपना परिचय देते हुए कहा। ओह हेलो, मैं अरुण हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट हूँ, अरुण ने विनम्रता से जवाब दिया। मिस्टर अरुण, आप वाकई में बहुत अच्छा गाते हैं। आपके गीत के मधुर स्वर अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। क्या आपने कहीं से सीखा है? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, राधिका जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस, बचपन से ही गाने में रुचि रही है, सो यूं ही कभी कभी गुनगुना लिया करता हूं, अरुण ने कहा।
उस दिन राधिका अरुण के सरल और सौम्य व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई थी। उस दिन के बाद वजह बेवजह दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगी थीं। आकर्षण और एक अजीब सी कशिश दोनों को कुछ ही दिनों में इतना करीब ले आई कि उनकी औपचारिक मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, इसका एहसास तक नहीं हुआ। दोनों प्यार की कश्ती में सवार, मचलती लहरों पर आगे बढ़ते रहे। समय बीतता रहा। जब कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हुईं, तो दोनों ही अच्छे अंकों से पास हो गए। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। कैंटीन में बैठे अरुण ने राधिका के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कुछ चिंतित स्वर में कहा, राधिका, मुझे 2 साल के लिए कनाडा जाना पड़ेगा। पापा भेज रहे हैं। यह अचानक वहां क्यों जा रहे हो? ऐसा तो तुमने कभी बताया नहीं। राधिका ने घबरा कर कहा। अरे सॉरी, गलती मेरी ही है। मैं ही हमेशा उन्हें कहा करता था कि मुझे एमबीए बाहर से करनी है। बस, पापा ने सारा इंतजाम कर दिया। अब मना कैसे करूं? सोच रहा हूं, पढ़ाई पूरी कर ही लूं। लौटने पर पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे पूरा यकीन है, पापा मेरी कभी बात नहीं टालेंगे। अरुण ने उस दिन बड़े विश्वास के साथ कहा था। इस मुलाकात के 1 सप्ताह बाद अरुण कनाडा चला गया। इधर राधिका पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक उसके पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे किसी जानी मानी कंपनी में मैनेजर थे। उन्हीं की कमाई से घर चलता था। ऐसे समय में पिता की पुरानी जान पहचान काम आई और राधिका को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। छोटा भाई अमित बीटेक कर रहा था, इसीलिए राधिका की मां ने अपने मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर उठा दिया। इसी तरह जीवन के दिन कटते रहे और आखिरी 2 वर्ष बीत गए। 2024 में अरुण कनाडा से लौट आया था। आते ही वह राधिका से मिला। राधिका की खुशी का कोई ठिकाना न था। अरुण के आते ही राधिका ने अरुण के घर वालों को शाम को अपने घर चाय पर बुला लिया था। ऑफिस से निकलने के बाद रास्ते भर अतीत के सरोवर में गोते खाती राधिका घर पहुंची। जैसे ही बैठक में दाखिल हुई, तो सामने अरुण सोफे पर बैठा था। माँ और अमित से बातें कर रहा था। राधिका को देखते ही प्रसन्नता का भाव उसके चेहरे से फूटने लगा। राधिका, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। अरुण ने पास बैठे शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए उस शख्स को श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और देखा, किंतु तत्क्षण राधिका बुरी तरह सकपका गई। उसका गुलाबी चेहरा एकाएक पीला पड़ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। इस शख्स से अपने ही घर में यूं मुलाकात होगी, उसने कभी सोचा नहीं था। क्षण भर के लिए उसका मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। जैसे ही उस शख्स ने राधिका को देखा, तो घबराहट में पसीना पसीना हो गया। किंकर्तव्य विमूढ़ अजय शर्मा था। 3-4 महीने पहले ही अजय कंपनी में आया था। तभी से उसकी राधिका पर नजर थी। वह उसकी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहता था। राधिका की सुंदरता और अजय की दिखावटी आत्मीयता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। राधिका को निकट लाने के लिए अजय हमेशा मौके की तलाश में रहता था। कभी डिक्टेशन के बहाने, कभी शाम की चाय के लिए बुलावा भेजता था, तो कभी कंपनी के हेड ऑफिस साथ ले जाने के बहाने बाजारों में घुमाता। महंगी महंगी चीजें दिलवाने का प्रयास करता, होटलों में खाना खिलाता। राधिका कैद में फंसी बुलबुल की तरह मजबूरन सहती रहती। उस दिन तो हद ही हो गई, जब अजय ने छुट्टी के बाद राधिका को डिक्टेशन के बहाने अपने केबिन में बुलाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम इतनी सुंदर हो, समझदार हो, मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो जल्दी ही तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। तुम्हारे भाई अमित को भी अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दूंगा, अजय ने कहा। राधिका उसकी बाहों की मजबूत गिरफ्त में कसमसा रही थी। छोड़ दीजिए सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राधिका ने स्वयं को अजय की गिरफ्त से मुक्त करते हुए कहा और केबिन से निकल गई। इस घटना से राधिका इतनी आहत हुई कि समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी सोचती, घर में बता दूं या पुलिस में चली जाऊं। किंतु नौकरी खो जाने का डर और बदनामी के डर ने उसके हौसले को तार तार कर दिया। सोचा, अरुण को फोन पर सब कुछ बता दे, पर मन डरता था कि आजकल के लड़कों के दिमाग का कुछ पता नहीं। कहीं मेरे चरित्र पर ही संदेह न करने लगे। राधिका के घर से यूं एकाएक अजय का उठकर चले जाना और राधिका की परेशान मुखमुद्रा देखकर अरुण और राधिका के घरवाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या माजरा है। परिस्थिति में राधिका खुद को रोक नहीं पाई। उसके हृदय का सारा अवसाद लावे की तरह फूट पड़ा। उसने अपनी आप बीती का एक एक वाक्य अरुण और घरवालों को बताया।
अरुण का मन गहन पीड़ा और शर्मिंदगी से भर गया। पिता की करतूतों ने राधिका और अरुण के विवाह पर सवालिया निशान लगा दिया था। वह अपने पिता को अपना आदर्श समझता था, पर आज उसकी आस्था चकनाचूर हो गई थी। अच्छा हुआ माँ ये दिन देखने से पहले ही ऊपर चली गई। अगर जिंदा होती तो जीते जी मर जाती। लुटे हुए मुसाफिर की तरह बिना कुछ कहे अरुण राधिका के घर से निकल पड़ा और देर रात तक सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा। राधिका से शादी ना हो सकेगी, इसका अरुण को इतना गम नहीं था जितना अपने पिता के पतन का सदमा था। उस दिन राधिका एक जड़ मूर्ति के समान अपने कमरे में बैठी, चारों ओर पसरे रात के अंधेरे में अपने दुर्भाग्य की छाया साफ देख रही थी। वक्त और हालात एक पल में बदल गए थे। उसके और अरुण के विवाह के बीच खड़ा हो गया था एक प्रश्न चिन्ह। कैसे कर पाएगी वह ऐसे लड़के से विवाह, जिसके पिता की कुदृष्टि की शिकार यदि वह हो जाती तो उसकी जिंदगी तो क्या, आत्मा भी तार तार हो जाती। इस घटना ने राधिका की मां शांति को मानो तोड़ कर रख दिया था। बेटी को अंधेरे में बैठा देखकर शांति का कलेजा टूक टूक हो गया था। काश उसके पति उन्हें इस सफर में यूं अकेला छोड़कर न गए होते तो राधिका को नौकरी के लिए यह सब न सहना पड़ता। आंसुओं से लबालब भरी आंखों को अपनी साड़ी के पल्लू से खाली कर शांति ने कमरे में प्रवेश किया, बत्ती जलाई और बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसका सिर अपनी छाती से सटाकर कहा, बेटी, मन छोटा क्यों करती हो? अच्छा हुआ उनकी असलियत पहले ही सामने आ गई। अगर कहीं शादी के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा, चलो उठो और हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कॉफी बनाकर लाती हूँ। शांति ने बेटी के मुंह को दोनों हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए रसोई घर में चली गई। उसी समय सहयोग और राधिका के घर के सामने खाली पड़े प्लॉट पर अस्थायी रूप से रह रहे एक मजदूर परिवार की बनी झुग्गी में बज रहे रेडियो से पुराने फिल्मी गाने के स्वर राधिका के कानों में पड़े। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। इतना सुनना था कि अचानक राधिका फूट फूट कर रोने लगी। राधिका ने अरुण के साथ अपना छोटा सा घर संसार बसाने के कैसे कैसे सपने देखे थे। सब कपास के फूल की तरह बिखर गए थे। वक्त के सामने कहाँ किसी की चली है। अगर वक्त खराब हो तो सब कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है। इन दिनों में अरुण का कोई फोन नहीं आया, न राधिका ने कभी मिलने की कोशिश की थी। वह सोचती थी, उस रास्ते पर जाना क्या जिसकी मंजिल पहले ही ध्वस्त हो चुकी हो। पर अरुण की यादों की कसक एक टूटे कांच की तरह राधिका के हृदय में गड़ी हुई थी। अब तो राधिका ने खुद को घर में कैद कर लिया था। घर के किसी कोने में घंटों अकेले गुमसुम बैठे रहना राधिका की दिनचर्या का अहम हिस्सा हो गया था। उसे अकेलापन भाने लगा था। शांति यह सब देखती तो उसका दिल बैठने लगता। वह उसे बहुत समझाती कि वह दोबारा कहीं नौकरी कर ले। बाहर निकलेगी तो लोगों से मिलेगी, काम में मन लगाएगी तो पुरानी यादें खुद धुंधली पड़ जाएंगी। माँ के जोर देने और घर के बिगड़ते हालात को देख राधिका ने किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली। कहते हैं, वक्त अगर घाव देता है तो वही घाव भर भी देता है। दिन, सप्ताह, महीने गुजरने लगे। जिंदगी की रेल फिर पटरियों पर उतरने लगी थी। समय का पहिया वर्तमान को रमता हुआ, अतीत को पीछे छोड़ता, आगे बढ़ता जा रहा था। वह एक रविवार का दिन था। राधिका की छुट्टी थी। सुबह के 8 बजे भी राधिका अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी पड़ी थी। शांति ने आंगन के गेट की कुंडी में फंसा आज का अखबार निकाला और राधिका के कमरे में आ गई। अखबार राधिका के बिस्तर पर रखते हुए कहा, बेटे, मैं मंदिर जा रही हूं। तब तक तुम भी उठ जाओ और नहा धो लो। अमित को भी उठा दो। मैं आकर आलू के पराठे बनाऊंगी। आज तीनों एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। माँ की आवाज सुनकर राधिका उठकर बैठ गई। हर रोज की तरह उठते ही अखबार खोला और मुख्य खबरों पर सरसरी नजर डाली। पन्ना पलटते ही राधिका की नजर अखबार में छपे एक चित्र पर अटक गई। वह एक मृत व्यक्ति का चित्र था जो पुलिस ने पहचान के लिए छपवाया होगा। चित्र कुछ जाना पहचाना सा लगा। असमंजस की स्थिति में राधिका नहाने चली गई। नाश्ते के बाद वह फिर अखबार लेकर बैठ गई। सोचा, आज तो अखबार इत्मीनान से पढ़ूंगी। दिन तो भागदौड़ में मची रहती है। पन्ना पलटा तो नजरें फिर उसी तस्वीर पर अटक गईं। राधिका को ऐसा क्यों लग रहा था कि यह तस्वीर अरुण के पिता अजय शर्मा से हूबहू मिल रही है।
तुरंत राधिका ने तस्वीर अपनी माँ को दिखाई। माँ, जरा देखो तो, ये फोटो किसी जानकार की तो नहीं? राधिका ने कहा। क्या कह रही है? ला दिखा। माँ ने तस्वीर देखी और कहा, ये तस्वीर तो कल भी मैंने अखबार में छपी देखी थी, शायद लावारिस होगी। माँ, एक बार गौर से देखो, ये शक्ल अरुण के पिता अजय शर्मा से बिल्कुल मिलती है। राधिका ने कहा। हे भगवान, क्या कह रही है बेटी? शांति ने दराज से चश्मा निकालकर आंखों पर लगाया और ध्यान से देखा तो बोली, हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं, पर यह कैसे हो सकता है? उनकी तस्वीर इस तरह क्यों छपेगी? पर छोड़ बेटा, हमारा इस सबसे क्या लेना देना? शांति ने अखबार तह लगाकर एक तरफ रख दिया। राधिका का आशंकित मन बार बार कह रहा था कि यह अजय शर्मा ही है। उसकी शक्ल वह कैसे भूल सकती है? पर ऐसे हालात भी कैसे हो सकते हैं? अजय तो अपने बेटे अरुण के साथ रहता है। अखबार में छपे इस चित्र ने राधिका को महीनों पीछे खींचकर खड़ा कर दिया था। एक विचार बार बार सिर उठा रहा था। क्यों ना वह अरुण को फोन करे अथवा उससे मिल ले, मन की शंका भी दूर हो जाएगी। आखिर अरुण और राधिका के संबंधों में तो कोई मतभेद नहीं था। अरुण तो स्वयं अपने पिता के की सजा काट रहा था। अगले दिन राधिका ने ऑफिस के लंच टाइम में अरुण को फोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। वह तुरंत मान गया। तय हुआ कि आज शाम 4:30 पर वह अपने कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलेंगे। अरुण और उसके परिजनों ने श्मशान भूमि में उन्हें अंतिम विदाई दी। अरुण ने अपने हाथों अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। श्मशान भूमि से ही सभी एक एक करके अरुण को सांत्वना देते हुए विदा हो गए। अरुण भारी मन से श्मशान भूमि से बाहर निकला तो सूर्य अस्ताचल में डूब रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी पीली किरणों की आभा के बीच केवल 10 कदम की दूरी पर राधिका खड़ी थी। उसके कुछ ही कदम पीछे माँ और अमित भी खड़े थे। राधिका की आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी। राधिका को देखते ही अरुण के पैर मानो वहीं जड़ हो गए थे। राधिका के कदम खुद ब खुद अरुण की ओर बढ़े। अरुण के पास जाकर उसने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और फिर बढ़ा दिए कदम एक नई दिशा की ओर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।